हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं और जिसकी 3 वीडियो मैं डाल चुका हूं। आज हम पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ थोड़ा अलग है। तुमने 9th क्लास में पढ़ा है उसके बारे में। तो देखो, अब तक की जो 3 वीडियो थी उसमें हमने जो चैप्टर 7 था उसका परमाणु सिद्धांत वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी एटॉमिक के ऊपर, मतलब परमाणु के ऊपर। परमाणु क्या होता है, कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, वगैरह वगैरह जो भी कुछ थे वो 4 वैज्ञानिक 5 वैज्ञानिकों के बारे में हमने पढ़ा था। लाइक डाल्टन था, डाल्टन के बाद जे थॉमसन आया, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर था। तो इन सब के बारे में पढ़ा था। तो वो परमाणु सिद्धांत यहीं पर हमारी चैप्टर तो मैं तो वहीं तक ही था, लेकिन आगे भी चलेगा, लेकिन वो आगे क्लास में पढ़ोगे तुम। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 7th में, उसमें पार्ट 4 के अंदर हम पढ़ेंगे ये दूसरा जो टॉपिक है, ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब सबसे पहले तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या होता है। अब इनका नाम तो तुमने सुना होगा, जो 9th क्लास में 8th क्लास में सब जगह सुना होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, कैल्शियम, सोडियम वगैरह वगैरह बहुत सारे तत्वों के बारे में नाम सुना होगा तुमने। तो वो होते हैं एलिमेंट्स, तत्व होते हैं, उनको तत्व बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन सुना है, कार्बन सुना है, नाइट्रोजन सुना है, ये सब जो है ये एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट्स को अब जो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का मतलब, तो इन तत्वों को जमाने के लिए किस किस हिसाब से इनको सेट किया जाए, कहां पर कौन सा तत्व आना चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा तत्व आना चाहिए, तो उन तत्वों को जमाने के लिए टेबल बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। तो वो टेबल किस वैज्ञानिक ने कैसी बनाई थी, किस वैज्ञानिक की बनाई हुई सफल हुई, किस वैज्ञानिक की नहीं सफल हुई, वो सब के बारे में हम आज डिटेल से इसमें पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के ऊपर। अब मैं तुमको ये आवर्त सारणी दिखाता हूं, तुमने देखी भी होगी। ये अब की जो मॉडर्न आवर्त सारणी है वो है, देखो ये नजर आ रही है, ये देखो ये आवर्त सारणी है। अब जो आवर्त सारणी हमारी ये, जिसमें 118 तत्वों की संख्या है, दिख रही है इसमें। देखो ये देखो, हाइड्रोजन है, फिर इधर हीलियम है, लिथियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह है ना। तो ये सब है, ये आज की जो आवर्त सारणी है वो है। ये लो मैं थोड़ा सा जूम करके और दिखा देता हूँ। ये देखो इधर से हाइड्रोजन है, ये रहा, फिर उसके बाद इधर हीलियम है, फिर उसके बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तत्वों के नाम भी मैं तुमको लिखा दूंगा, कौन सा तत्व कितने नंबर पे आता है, लेकिन लिखाना पॉसिबल नहीं है इतना। आवर्त सारणी जो है उसमें 118 तत्व है प्रेजेंट में, 118 एलिमेंट्स हैं। उन सब के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। और ये जो अभी तुमने देखी थी, ये तुम्हारी थी आज की आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम बोल सकते हैं। और ये बनाई थी हेनरी मोजले ने। हेनरी और मोजले नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जो अब चल रही है प्रेजेंट में अपने। तो उससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट आए होंगे जिन्होंने इसके बनाने का इसको ट्राई किया था, ठीक है ना। तो उन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर 7 के 4th पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई तत्व जो थे, तत्वों का वर्गीकरण होता क्या है, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है, मतलब तत्वों को एक सीक्वेंस में एक तरीके से अरेंज करना क्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारी किसी हॉल है, एक हॉल के अंदर, हॉल वो हॉल नहीं बोल रहा मैं, छेद वाला हॉल नहीं कह रहा मैं, एक हॉल कह रहा हूं। कमरे का जो हॉल होता है वो, उसमें मान लो 100-200 बच्चे ऐसे ठूस ठूस के भर रखे हमने। तो उसमें से हमको अरेंज करने में दिक्कत आएगी, मतलब उनको देखने में भाई कितने हैं इसमें दिक्कत आएगी। अगर हम उनको एक सीक्वेंस में सबको एक लाइन वाइज बैठा दें, एक लाइन में जैसे 10 बच्चे बैठा दिए, तो उनकी लाइन के हिसाब से उनको अरेंज करें तो हमको उसको गिनना भी सूटेबल होगा, सबकी शक्ल भी देखना सूटेबल होगा। तो वो होता है अरेंज करना, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे किसी स्कूल में 200-300 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, होते नहीं है, हो सकते हैं 200-300 बच्चे सपोज करना हमको। अब 200-300 बच्चों में जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 नंबर आए हैं,
50 में से किस कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 में से 50 भी आए हैं, किस कोई 40 हैं। अब सबको ऐसे की ऐसे लिख दें, मतलब ऐसे कैसे बताएं, तो हमको मतलब उनको अरेंज करने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम क्या करें, उनको यदि ऐसे एक सीक्वेंस बना दे, एक टेबल बना दे, भाई 10 नंबर वाले इस टेबल में, 20 नंबर वाले इस लाइन में, 30 नंबर वाले इसमें, 40 वाले इसमें, 50 वाले इसमें, तो उनको थोड़ा सा देखना करना आसान होगा। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। वर्गीकरण होता है क्लासिफिकेशन, तत्वों को एक अपने तरीके से अरेंज करना, ठीक है। तो और धीरे धीरे जैसे पहले चलता था, उसके बाद तत्वों की संख्या और भी बढ़ती गई। तो तरीके से जमाना उन्होंने किस तरह से, कौन से वैज्ञानिक ने शुरू किया, उस सब के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हम सॉरी चैप्टर तो 7th ही चल रहा है, पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो भाई पहली तो बात तो मैं तुमको बता चुका हूं कि आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भाई सबसे पहले सन 1800 के अंदर जो तत्व थे, एलिमेंट, वो कितने थे भाई? 31 तत्व थे बस। कितने थे? 31 तत्व थे। अब धीरे धीरे बढ़ते 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 ये 1865 तक इनकी तत्वों की जो संख्या थी वो हो गई 65, सॉरी 65 नहीं 63 तत्व हो गए। कितने हो गए? 63। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे शताब्दियां बढ़ती गई, तत्वों की संख्या बढ़ती गई, और अब प्रेजेंट में कितनी है? वर्तमान में तत्वों की जो संख्या है वो है 118 तत्व आवर्त सारणी के अंदर। और भी आगे फ्यूचर में जैसे और चलोगे तो तत्वों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इनको अरेंज करने के लिए इनके तरीके से, इनके सबके देखो गुण धर्म अलग होते हैं, अलग अलग तत्वों के सबके गुण अलग होते हैं। किसमें कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी में कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, किसी की केमिकल अलग होती है, किसी कोई कोई प्रॉपर्टी सेम भी होती है, ठीक है ना। तो इन तत्वों को इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर ऐसे याद रखना पॉसिबल नहीं था। अब 118 तत्व, 118 तत्वों की पहली बात तो नाम ही याद नहीं रहते, उनको भी किसी ट्रिक से याद करना पड़ता है। अब सोचो जब नाम ही याद नहीं रहते तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्म कैसे याद होंगे? सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, कोई क्या शो करता है, कोई क्या शो करता है। सोचो जब नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टीज याद रखना किस प्रकार से पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सीक्वेंस अरेंज करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, वर्गीकरण की आवश्यकता। तो सबसे पहले वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है, पहला साइंटिस्ट था डोबेराइनर। बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे वैसे तो, डोबेराइनर था, न्यूलैंड था, लोथर मेयर था, और भी बहुत सारे थे, मेंडलीफ था, हेनरी मोजले हैं, तो बहुत सारे थे। लेकिन तुम्हारे जितने दे रखे मैं उतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। आगे क्लासों में जैसे तुम पढ़ोगे तो सब पढ़ लोगे केमिस्ट्री के अंदर। तो डोबेराइनर आया भाई। तो डोबेराइनर ने क्या दिया था? डोबेराइनर ने अपना त्रिक नियम दिया था, त्रिक नियम। और कब दिया था इसने दिया था भाई 1829 के अंदर। अब अभी मैंने बताया था कि सन 1800 के अंदर तो तत्वों की संख्या कितनी थी? 31 थी, और 1865 के अंदर 63 तत्व हुए थे ना। तो 1865 और 1800 के बीच की बात है ये। उस समय तत्वों की संख्या कितनी रही होगी? 31 रही होगी। 31 या उससे कम रही होगी, 31 या उससे ज्यादा ही रही होगी, कम तो रही नहीं होगी। तो इसने एक त्रिक नियम दिया, और इसके त्रिक नियम के अनुसार क्या है कि डोबेराइनर ने अपने 3-3 तत्वों के त्रिक बनाए, मतलब 3-3 तत्व लिए, और 3-3 तत्वों के, जैसे 2 तत्वों का जोड़ा होता है ऐसे 3-3 तत्वों का त्रिक होता है। 3-3 तत्व लिए और ऐसे बोला कि भाई जो पहला और तीसरा जो तत्व है, 3-3 तत्वों के 3 जोड़े बनाए इसने, और बोला कि मैंने जो तत्व आपस में अरेंज किए हैं, अब वो कौन कौन से थे वो मैं लिख देता हूं। एक लिथियम था, एक सोडियम था, और एक पोटेशियम था। ऐसे एक कैल्शियम था, बेरिलियम था, सॉरी कैल्शियम के बाद ब्रोमीन, और एक आयोडीन। ये थे, और भी थे, 3 त्रिक बनाए थे इसने। तो इसने क्या कहा कि जो ये पहला और तीसरा जो तत्व है, इधर ये और ये, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार, अब परमाणु भार इनका जो एटॉमिक वेट होता है, इनका कितना वेट होता है, वो इसका 7 होता है, और इसका 39 ही होता है,
39 और इसका 23 होता है। कैल्शियम का होता है 35.5, इसका होता है 80 और इसका होता है 123। तो क्या कहा इसने, ये होते हैं एटॉमिक वेट, परमाणु भार जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो इसने क्या कहा डोबेराइनर ने कि भाई मैं तीन तीन तत्वों के मैंने त्रिक बनाए हैं और उन त्रिकों के हिसाब से कि भाई जो पहला और तीसरा जो तत्व होता है ये उनके परमाणु भार का औसत एवरेज, तो इनका परमाणु भार का औसत निकाले हम तो 7 इसका है, 39 इसका है, बटे 2 करें तो 46/2 मतलब कितना आता है, 23 आता है। मतलब समझे, इसने क्या कहा कि पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार का जो औसत होता है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर आता है। ठीक है ना, लगभग बराबर आता है, एक्चुअली बराबर भी हो सकता है और लगभग भी हो सकता है, समझे। मतलब पहले डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य वाले या बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम। और इसी प्रकार जिस तरह से इनके परमाणु भार का औसत इसके लगभग बराबर आता है, उसी प्रकार इनके दोनों के जितने गुणधर्म होते हैं, और फिजिकल और केमिकल जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इसकी 10 प्रॉपर्टी शो करता है और ये 15 प्रॉपर्टी शो करता है, या फिर 10 ये करता है 14 ये करता है, तो 24 हो गई दोनों की। यदि इनका एवरेज निकालें 24 का तो 12 आता है। तो मतलब इनकी जितनी प्रॉपर्टीज होंगी उनके एवरेज जो प्रॉपर्टी होंगी वो इतनी शो करेगा बीच वाला तत्व है। समझ में आई मेरी बात। मतलब पहले और तीसरे तत्व की जितनी प्रॉपर्टीज होगी उनका यदि एवरेज निकालें हम तो उनका जो एवरेज होगा वो बीच वाला जो तत्व है वो शो करेगा। सेम प्रोसेस इसमें था, इसमें देख लो चेक करके 123 प्लस 35.5 अपॉन 2 करें तो ये कितने हो जाएंगे 130, तो ये हो गया 153 158.5 हो जाएगा। इसका यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 158 ही होगा क्या, ये 158 नहीं होगा, तो बरस टोटल करते हैं 538 325 158.5 ही होगा। अब इसका डिवाइड करें तो 7 और ये 9.5 मतलब 79.5 80 के लगभग पास है, अप्रोक्सीमेट 80 है। ठीक है, तो इसके भी वही एवरेज आता है, सेम बात इसके लिए कही। ठीक है ना, तो ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम। मेरे हिसाब समझ में आया होगा कि डोबेराइनर ने तीन तत्वों के त्रिक बनाए और क्या कहा कि जो पहला और तीसरा जो तत्व होता है उसके परमाणु भार का जो एवरेज होता है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। ठीक है, ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम। अब भाई बहुत अच्छी बात है, बना दिया तो 31 तत्व थे, बना भी सकता था, लेकिन भाई क्या हुआ, बनाते गया तो 3 तत्व बना के ये कहानी इसकी खत्म हो गई। कमी की बात करें इसकी कि भाई क्या कमी रह गई इसकी त्रिक में, तो इसकी त्रिक की कमी ये रह गई, सीधी ड्रॉबैक्स इसकी ये थी कि ये 3 त्रिक ही ऐसी बना पाया, 3 त्रिक बना पाया, मतलब 9 तत्वों को अरेंज कर पाया। बाकी रह गए 31 के अलावा जो 9 गए, मतलब 20 तो नहीं 21-22 तत्व जो रह गए उन तत्वों को अरेंज नहीं कर पाता, केवल 9 तत्वों को अरेंज किया और इसके नियम को फेल कर दिया। इस लोग बागों ने फेल कर दिया और साइंटिस्ट थे उन्होंने फेल कर दिया। तो डोबेराइनर का त्रिक यहाँ पर खत्म हुआ। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि डोबेराइनर के त्रिक नियम को समझाइए, तत्वों के वर्गीकरण में डोबेराइनर के त्रिक नियम को समझाइए क्या होता है। या दूसरी बात ये पूछते हैं कि डोबेराइनर के त्रिक नियम की क्या कमी रह गई थी। ठीक है, तो पहला साइंटिस्ट ही हो गया। अब यदि दूसरे साइंटिस्ट की बात करूं तो दूसरा साइंटिस्ट आया भाई न्यूलैंड। कौन आया, न्यूलैंड। सेकंड आया हमारा साइंटिस्ट न्यूलैंड, इसने दिया था अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम।
अष्टक नियम एक और होता है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन ये वो वाला अष्टक नियम नहीं है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसका उससे कोई लिंक नहीं है। इसने दिया था भाई ये 1865 में, और उस समय तत्व कितने हो गए बेटा? 63 तत्व हो गए, बताया था मैंने अभी, ठीक है। तो न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया और उसमें उस समय 63 तत्व हो गए थे। जब डोवेराइनर ने 1800 में दिया था उस समय जो तत्व थे वो थे 31 तत्व, और जब न्यूलैंड ने दिया तो तत्वों की संख्या बढ़कर हो गई कितनी? 63 तत्व। अब इसने क्या नियम दिया भाई? संगीत सुनते हो? ये फिल्मी गाने नहीं, जो पहले शास्त्रीय संगीत चलते थे, सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा पाधा नीसा, सुना है ना? बस उसके अकॉर्डिंग इसने अपना टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी है, वो अरेंज करने की कोशिश की न्यूलैंड ने। कैसे? जिस तरह भाई सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा आता है ना? सा रे गा मा पा धा नी सा होता है। मतलब जिस तरह संगीत के 7 स्वर को बाद 8वां जो स्वर आता है वो पहले जैसा आता है, रिपीट होता हुआ आता है, ऐसे ही आता है ना। मान लो मैं नी के बाद दोबारा से लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा पाधा नीसा, ऐसे लिखूंगा ना। तो संगीत के जैसे 7 स्वर होते हैं, उनके बाद जब 8वां स्वर जो आता है वो बिल्कुल पहले स्वर के समान आता है ना। उसी तरह इसने जो तत्व थे उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम, मेरी बात समझो, परमाणु भार का बढ़ता क्रम मतलब परमाणु भार का बढ़ते हुए क्रम में, मतलब आरोही क्रम में, आरोही होता है, अवरोही होता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर में उनके परमाणु भार के क्रम को लेते हुए इसने तत्वों को जमाना शुरू कर दिया। तो इसने क्या क्या जमाए मैं लिख देता हूं एक बार, कितने तत्व जमाए, मेरे भी याद नहीं है, भूल गया मैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, और फिर कैल्शियम। यदि इनके परमाणु भार की बात करूं तो 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 35.5, इसका होता है 32, फास्फोरस का 31, 28, 27, 24, 23, 40 और 39। ठीक है बेटा। अब देखो मैंने क्या कहा था, न्यूलैंड ने अपने जो तत्व थे उनको आवर्त परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज किया। तो बढ़ता हुआ क्रम ये ना 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, बढ़ता हुआ क्रम ही। तो तत्वों को ईश्वर ने क्या किया, अपने उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया। और क्या कहा कि जिस प्रकार संगीत के 7 स्वरों के बाद जो 8वां स्वर आता है वो बिल्कुल पहले के जैसा आता है, उसी प्रकार यदि तत्वों को उनके बढ़ते क्रम के अनुसार अरेंज किया जाए तो 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आएगा, ठीक है, उस तत्व के जो गुणधर्म होंगे, उस तत्व की जो प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो प्रॉपर्टी बिल्कुल पहले तत्व के जैसी होंगी। समझ में आया? जिस तरह संगीत के 7 स्वरों में 8वां जो स्वर आता है वो बिल्कुल पहले के जैसा आता है, उसी तरह यदि तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज किया जाए तो जो 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आएगा उसके जो फिजिकल और केमिकल गुणधर्म होंगे वो बिल्कुल पहले तत्व के जैसे होंगे। अब यहां से गिन लो 7,
1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व आता है सोडियम। और सोडियम के जो गुणधर्म होंगे वो बिल्कुल लिथियम के गुणधर्म के बराबर होंगे, सेम टू सेम होंगे। जैसे इसके गुण होंगे वैसे के वैसे इसके गुण होंगे। अगर यदि यहां से गिने हम 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां कौन आता है? मैग्नीशियम। तो मतलब ये मैग्नीशियम जो है वो इसके जैसे गुण शो करेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक लाइन में है ये सारे तत्व जो है एक जैसे गुण शो करेंगे, ये तत्व जो है ये एक जैसे गुण शो करेंगे, ये एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, ये भी और ये भी। तो इस तरह से इसने एक टेबल बना दी, ये ऐसे इस तरह की एक टेबल बना दी और बना दिया भाई एक लाइन में आने वाले जो भी होते हैं वो सारे एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जिस प्रकार संगीत के स्वर में 7 के बाद 8वां जो स्वर आता है बिल्कुल इक्वल आता है पहले जैसा ही। ठीक है, समझ में आई बात? चलो भाई अच्छी बात है, बना दी। लेकिन क्या हुआ? तत्वों की संख्या कितनी? 63। बट कहां तक चला? कैल्शियम तक। कितने तत्व हुए? 7 दूनी 14 और 2 16। 16 तत्व ही बना पाया। 16 तत्वों के बाद कैल्शियम से जैसे ही आगे गया तो कैल्शियम के इसका नियम फेल। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम भी फेल हो गया भाई। किसकी वजह से? भाई ये केवल कैल्शियम के तत्व, जो कैल्शियम तक जो तत्व होते हैं वहां तक ही अरेंज कर पाया, और कैल्शियम के बाद जो तत्व थे उनको ये अरेंज नहीं कर पाया। इसलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम भी क्या हुआ बेटा? फेल हो गया। आई समझ में बात? ठीक है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है? पहली बात तो ये पूछता है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जिस प्रकार संगीत के 7 स्वरों के बाद 8वां स्वर जो पहले के जैसा आता है, उसी प्रकार यदि तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर उनको अरेंज किया जाए तो 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आता है वो तत्व बिल्कुल पहले तत्व के समान उसके गुणधर्म होते हैं। ठीक है, ये होता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। और कमी की यदि बात करें तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमी ये रह गई कि तत्व थे उस टाइम 63 और ये केवल कैल्शियम के जो तत्व था कैल्शियम तक ही बढ़ा पाया, कैल्शियम से आगे ये नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए इसका नियम फेल हो गया। ठीक है भाई, कम से कम बनाओ तो पूरे तत्वों का तो बनाओ ताकि कुछ चले काम। ठीक है, इसलिए इसका नियम भी फेल हो गया। अब तीसरा साइंटिस्ट और आता है और वो हम पढ़ेंगे पार्ट 5 के अंदर। पार्ट 5 के अंदर हम तीसरे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो न्यूलैंड के बाद में आया था। वैसे तो लोथर मेयर आया था, लोथर मेयर का भी हमारे है नहीं यहाँ पे। 11th-12th क्लास में तुम पढ़ोगे, कंपटीशन में पढ़ोगे तब पढ़ोगे। ठीक है, हमारे है नहीं उससे। अब हमारा तीसरा जो साइंटिस्ट आया उसका नाम बता देता हूं मैं, जो कल पढ़ेंगे हम उसके बारे में। वो है कौन? मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी वो एक्चुअल में अब जो प्रेजेंट आवर्त सारणी है उसका जो आइडिया है वो मेंडलीफ के पास से आया था, लेकिन बेचारे की थोड़ी सी कमी रह गई। इसकी वजह से वो हेनरी मोजले के हाथ में चला गया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो क्या है, कैसे है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो मैं बताऊंगा अगले पार्ट के अंदर, पार्ट 5 के अंदर। तो न्यूलैंड और डे ब्रोवियर का अतिरिक्त नियम याद कर लेना। वैसे तो इनके चांसेस 10% से भी कम होते हैं आने के, लेकिन फिर भी बेटा याद तो करना है। हिस्ट्री है पीछे, आवर्त सारणी की हिस्ट्री है, किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और आवर्त सारणी अपने घर जाके एक बार दोबारा देखना बेटा, और उसके बारे में मैं तुमको समझाऊंगा। जब प्रेजेंट आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे उस टाइम समझाऊंगा कि क्या होती है, कैसी होती है, क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या नहीं होता है, वो सब बताऊंगा, सारी सब कुछ समझाऊंगा आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, तो हम कल अगले पार्ट के अंदर मिलेंगे, 5वें पार्ट के अंदर, और टॉपिक हमारा यही रहेगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। लेकिन साइंटिस्ट चेंज होगा, साइंटिस्ट होगा मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेटा। ठीक है, तो वही बात, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खुश रहो, बिंदास रहो, अपने घर के आसपास सफाई रखो और मास्क का प्रयोग करो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। और मौसम ऐसा चल रहा है बेटा, इसमें बीमारियों से सुरक्षित रहो। ठीक है, तो अपन मिलते हैं पार्ट 5 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।